चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सभी ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अमन ने उसे भिजवाया। ये एक हिंदी सेंटेंस है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपके सामने 5 विकल्प हैं। अमन सेंट हिम, अमन मेड हिम सेंड, अमन मेड हिम गो, अमन मेड हिम सेंट, अमन गॉट हिम गो। इनमें से जो सही विकल्प हो उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे फेल। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। कौन सा विकल्प सही है इसे आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बर्गर नहीं खाता। इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ही डज नॉट ईट बर्गर आइदर, ही डज नॉट ईट बर्गर टू, ही ऑल्सो डज नॉट ईट बर्गर, ही डजंट ईट बर्गर इवन। कौन सा सही सेंटेंस है ये आप चुनिए। और हर सेंटेंस के विकल्प को चुनने से पहले ध्यान से उसके बारे में सोचिए और तभी चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4, मैं साथ ही साथ वो भी निकल रहे हैं। आई एज वेल एज ही इज लीविंग, आई एज वेल एज ही एम लीविंग, आई एज वेल एज ही आर लीविंग, आई एज वेल एज हिम इज लीविंग। कौन सा सही विकल्प है उसे चुनिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मैं 8 लोगों के बीच में था। आई वॉज बिटवीन 8 पीपल, आई वॉज अमंग 8 पीपल, आई वॉज अमंगस्ट 8 पीपल, आई वॉज टुगेदर 8 पीपल। और 5th नंबर ऑप्शन है ई, जिसमें बताया गया है ए, बी एंड सी। इसका मतलब है कि सेंटेंस नंबर ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 6, पेन तकिए के नीचे है। पेन तकिए के नीचे है। 5 विकल्प आपके सामने हैं। पेन इज अंडर द पिलो, पेन इज बीनीथ द पिलो, पेन इज अंडरनीथ द पिलो, डी, जिसमें बताया गया है कि ए और बी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर ई, जिसमें बताया गया है कि बी और सी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो इन 5 विकल्प में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सबको जाने दिया जाएगा। इस सेंटेंस के सामने आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी। ऑल विल लेट गो, ऑल विल बी गॉन, ऑल विल बी लेट गो, ऑल विल लेट बी गॉन। सही विकल्प का चुनाव करिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सही स्पेलिंग को पहचानिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप ध्यान से उन्हें देखिए और सही स्पेलिंग वाले वर्ड को पहचानिए, वही आपका सही विकल्प होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, गलत वाक्य पहचानिए। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं, गलत वाक्य को पहचानना है। 3 सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, कोई एक सेंटेंस गलत है, वही आपका विकल्प होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, आई फाउंड 5 hairs in vegetable. This is a girls' hostel. He is going to the school. और Mr. Ram is waiting outside. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी गलत वाक्य को पहचानना है। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। Since I was well, I came. As I was well, I came. Because I was well, I came. For I was well, I came. कोई एक सेंटेंस गलत है, उस सेंटेंस को चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी गलत वाक्य को पहचानना है। 4 सेंटेंस आपके सामने दिए हैं, कोई एक सेंटेंस आपका गलत है, बाकी 3 सेंटेंस सही हैं। एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज डेड, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आई कांट से ... he will come.
फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक में क्या आएगा, कौन सा विकल्प, इफ, दैट, वेदर, एज। सही विकल्प का चुनाव करिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स, वेदर ही डॉट 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 और नॉट आई विल गो। सही विकल्प क्या आएगा, वेदर ही कम, कम्स, केम या विल कम। सही विकल्प का चुनाव करिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी और सी। सी विकल्प है आपका नाइदर ए नॉर एन, न ए आएगा न एन आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज एन एमिग्रेंट इन इंडिया और इमिग्रेंट इन इंडिया। और तीसरा विकल्प है नाइदर ऑफ द टू और चौथा विकल्प है एनी ऑफ द टू। तीसरे विकल्प में नाइदर ऑफ द टू, इनमें से कोई नहीं, और चौथे विकल्प में इनमें से कोई भी एक, एनी ऑफ द टू, कोई भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आपके सामने एक वर्ड दे रहा हूं, आपको इसका उच्चारण बताना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताना है। 4 तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जा सकता है, कौन सा सही तरीका है, इंडिक्ट, आइंडिक्ट, इंडाइक और इंडाइट। सही विकल्प का चुनाव करिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने 2 वर्ड हैं, THE स्पेस दूसरा वर्ड END। सही उच्चारण क्या है, द एंड, दी एंड, दोनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने वर्ड है ADDRESS, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। इसका सही उच्चारण क्या है, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस भी और एड्रेस भी। सही विकल्प का चुनाव करिए। क्वेश्चन नंबर 19 नीचे दिए गए वाक्य में CLOSE का उच्चारण है। सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, सेंटेंस को पढ़िए और सही उच्चारण बताइए, क्लोज, क्लोज या दोनों में से कोई भी। और अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें एक वर्ड आपके सामने है PRONUNCIATION। इसका सही उच्चारण बताइए, प्रोनाउंसिएशन, 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 प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस पूछे, आपने अपनी नोटबुक में सभी के सही विकल्प लिख दिए होंगे और अब मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर्स और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों, और ये भी बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट, टॉपिक और लेक्चर से ये लिए गए हैं। तो बात करते हैं आंसर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन, अमन ने उसे भिजवाया। सही विकल्प है सी, अमन मेड हिम गो। कॉजेटिव वर्ब का ये कॉन्सेप्ट है, लेसन नंबर 25 कॉजेटिव वर्ब्स से लिया गया है। कॉजेटिव वर्ब के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि 2 कॉजेटिव वर्ब्स हैं, मेक और गेट। जब हम कहते हैं अमन ने उसे भिजवाया, अमन ने उसे भेजा नहीं, भिजवाया किसी तीसरे के माध्यम से, तो ऐसे सेंटेंसेस में कॉजेटिव वर्ब्स का यूज किया जाता है, मेक या गेट। और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें कॉजेटिव वर्ब का यूज होगा, इसीलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड का यूज किया गया। और साथ ही साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि भेजने को सेंड कहते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर गो का यूज किया गया है, ऐसा क्यों? इस बात को जानने के लिए आपको कॉजेटिव वर्ब के वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, इस टॉपिक को आपको ढंग से पढ़ना होगा। सेंटेंस नंबर 2, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सही विकल्प है ए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेसन नंबर 22 कंजंक्शन से लिया गया है, टॉपिक है लेस्ट। मैंने आपको जब लेस्ट के बारे में बताया था तो ये भी समझाया था कि लेस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस, उसमें हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, शुड। इस बात को अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं LEST और भेज दीजिए जो नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3,
वो भी बर्गर नहीं खाता। सही विकल्प है ए, ही डज नॉट ईट बर्गर आइदर। बहुत चौंकाने वाली बात है। मुझे उम्मीद है कई लोगों को ये नहीं पता होता कि आइदर का यूज भी के सेंस में किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ऑल्सो, टू और इवन का भी प्रयोग किया जाता है। ऑल्सो और टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में, इवन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में, और आइदर का प्रयोग भी के लिए नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है सेंटेंस के एंड में। ये बात मैंने आइदर के वीडियो लेक्चर में आपको समझाई थी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैं साथ ही साथ वो भी निकल रहे हैं। सही विकल्प है बी, आई एज वेल एज ही एम लीविंग। यहां पर ध्यान दीजिए एम का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको एज वेल एज कंजंक्शन के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये समझाया था कि आई के साथ यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहां पर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है आई, इसीलिए आई के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई एम। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, यहां पर लगता है जैसे आर का प्रयोग होना चाहिए, आई एज वेल एज ही आर लिविंग, और कई बार ऐसा भी लगता है कि ही के साथ तो इज का प्रयोग होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई जो कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देखिए, एज वेल एज के वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 5, मैं 8 लोगों के बीच में था। सही विकल्प है बी, आई वॉज अमंग 8 पीपल। बिटवीन का यूज कब किया जाता है? 2 लोगों के साथ। अमंग का यूज 2 से ज्यादा लोगों के साथ, लेकिन तब जब बताया गया हो कि लोग कितने हैं। यहां पर बताया गया है कि 8 लोग हैं। अगर ये न बताया जाए कि कितने लोग हैं और कहा जाता मैं लोगों के बीच में था, तो अमंग नहीं बल्कि अमंगस्ट का यूज किया जाता है। अमंग और उसके आगे लगता है एसटी। ये बात मैंने आपको अमंग के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाई थी। लेसन नंबर 14 प्रेपोजिशन से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पेन तकिए के नीचे है। पेन इज बीनीथ और अंडरनीथ द पिलो। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। बीनीथ का यूज किया जा सकता है और अंडरनीथ का यूज किया जा सकता है, लेकिन अंडर का यूज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पेन और तकिए दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। और मैंने आपको जब प्रेपोजिशन में बीनीथ के बारे में बताया था तो मैंने आपको यह समझाया था कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छू रहे हों या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हों तो नीचे के सेंस के लिए बीनीथ और अंडरनीथ का यूज किया जाता है, अंडर का नहीं। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप व्हाट्सएप करिए BENEATH और भेज दीजिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, हम आपको इसका वीडियो लेक्चर भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सबको जाने दिया जाएगा। यह कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 24 लेट से लिया गया है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव वॉइस। तो लेट के पैसिव वॉइस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। सबको जाने दिया जाएगा किसी के द्वारा। ऑल विल बी लेट गो, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और साथ में यहां पर जो वर्ब है, क्रिया है, वो है मेन क्रिया जो है वो है लेट, और सेकेंडरी क्रिया है जाना यानी गो। सही विकल्प है सी। इसी तरह से देखिए सेंटेंस नंबर 8, सही स्पेलिंग को पहचानना है। विकल्प सही विकल्प है ए, PRONUNCIATION। ये स्पेलिंग करेक्शन एक्सरसाइजेस से लिया गया है englishwale.com की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक से। क्वेश्चन नंबर 9, गलत वाक्य को पहचानिए। सही विकल्प है सी। कारण यह है कि सेंटेंस ए, सेंटेंस बी और सेंटेंस डी तीनों ही बिल्कुल सही सेंटेंस हैं। I found 5 hairs in vegetable। कई लोग सोचते हैं कि हेयर यानी बाल बहुत सारे होते हैं तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैंने
जब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि हेयर एक काउंटेबल नाउन है और इसके प्लूरल फॉर्म में एस का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर बी में हम कहते हैं दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी प्लूरल वर्ड जिसके अंत में एस होता है उसके बाद वाले अपोस्ट्रोफी के बाद का एस नहीं लगाया जाता। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंग्लिश वाले वीडियो लेक्चर्स में अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा देखिए। सेंटेंस नंबर सी बिल्कुल गलत है, कारण ही इज गोइंग टू द स्कूल। मैंने आपको आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में ये बताया था, आर्टिकल्स टॉपिक में ये बात आपको बताई थी कि स्कूल से पहले द का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, जो कि मेरा सही विकल्प है यहां पर। और डी, सेंटेंस नंबर डी में कई लोग ये सोचते हैं कि मिस्टर राम से पहले ए क्यों लगाया। ये तो सेंटेंस गलत है, लेकिन मैंने आपको आर्टिकल में ये बात बताई थी कि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस सेंटेंस में कोई का सेंस हो। कोई, जैसे कोई मिस्टर राम बाहर इंतजार कर रहे हैं, कोई मिस्टर राम। तो जब हम कहते हैं कोई मिस्टर राम, तो कोई के लिए ए का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कोई सलमान बाहर वेट कर रहे हैं, अ सलमान इज वेटिंग आउटसाइड, ऐसा कहा जा सकता है, ये गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प है सी, क्योंकि सी मेरा एक गलत सेंटेंस है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गलत वाक्य कौन सा है? सी, सही विकल्प है सी। जब मैंने आपको कंजंक्शंस में सिंस, एज, बिकॉज, फॉर और इवन के बारे में बताया था, मैंने आपको समझाया था कि सिंस, एज, बिकॉज और फॉर, इन चारों का प्रयोग क्योंकि या चूंकि के लिए किया जाता है, लेकिन सिंस का प्रयोग हमेशा वाक्य की शुरुआत में, एज का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में भी होता है और बीच में भी, बिकॉज का प्रयोग कभी भी वाक्य की शुरुआत में नहीं होता बल्कि हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है। जैसे मैं ऐसा कह सकता था, आई केम, मैं आया, बिकॉज आई वॉज वेल। मैं ऐसा तो बोल सकता हूं आई केम बिकॉज आई वॉज वेल, लेकिन बिकॉज से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता, ये गलत है। और फॉर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि फॉर का मतलब क्योंकि या चूंकि होता है। हम सभी जानते हैं फॉर का मतलब होता है के लिए, जो कि एक प्रेपोजिशन है, लेकिन आपको ये बता दूं कि फॉर को एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है इस तरह के वाक्यों में जहां पर क्योंकि या चूंकि का सेंस आए। फॉर का प्रयोग शुरुआत और बीच दोनों जगहों पे किया जा सकता है। मैं कह सकता हूं फॉर आई वॉज वेल, क्योंकि मैं ठीक था, आई केम, मैं आया। या मैं कह सकता हूं आई केम, मैं आया क्योंकि मैं ठीक था, फॉर आई वॉज वेल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी, मैं आया। तो यहां पर मेरा सेंटेंस नंबर सी गलत है, जो कि मेरी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11, गलत वाक्य पहचानिए। देखिए डी नंबर का सेंटेंस मेरा गलत है, क्यों? यह बात मैंने सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेज में आपको बताई थी कि जब हम दो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जब मेरे सब्जेक्ट में दो टाइटल हैं, देखिए एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड, यहां पर दो लोग हैं, एक है एक्टर, एक है प्रोड्यूसर, दोनों क्या हैं? डेड हैं। दूसरे सेंटेंस में देखिए द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड, दोनों से पहले मैंने द लगा दिया, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड, यहां पर ये दो लोग हैं। पहले वाले सेंटेंस में भी दो लोग हैं, इसलिए आर का यूज किया। दूसरे सेंटेंस में मैंने दोनों के पहले द लगाया, तो तब भी ये दो अलग अलग लोग हैं, तो मैंने आर का प्रयोग किया, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर डेड। सेंटेंस नंबर सी में देखिए मैंने कहा द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज डेड, मैंने इज लगाया, क्यों? होता क्या है कि जब आप एक्टर से पहले दी लगा दें लेकिन प्रोड्यूसर से पहले आपने द नहीं लगाया, इसका मतलब एक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा संभव है ना कि कोई व्यक्ति एक्टर भी हो और एक प्रोड्यूसर भी हो। तो यहां पर देखिए द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्योंकि वो एक ही आदमी है, मान लीजिए उसका नाम है मनोज कुमार या मनोज शर्मा, फॉर एग्जाम्पल मनोज शर्मा एक एक्टर है, साथ ही साथ एक प्रोड्यूसर है, लेकिन वो अब डेड है। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर
इज डेड। मैंने इज का प्रयोग किया क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। लेकिन सेंटेंस नंबर 4 में देखिए, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड। ये एक बिल्कुल गलत सेंटेंस है। कारण, एक्टर से पहले मैंने दी लगाया, प्रोड्यूसर से पहले मैंने द नहीं लगाया। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वही व्यक्ति एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी, यानी वो एक व्यक्ति है। तो फिर मैंने आर का यूज क्यों किया? हेल्पिंग वर्ब आर का यूज तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि आर कब आती है, कब यूज की जाती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यहां पर तो मेरा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। तो इसलिए सेंटेंस नंबर डी एक गलत सेंटेंस है, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है डी। क्वेश्चन नंबर 12 सही विकल्प है ए। यहां पर इफ का प्रयोग होगा। आई कांट से इफ ही विल कम। दैट या वेदर का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको कंजंक्शंस चैप्टर में बताई थी, और पर्टिकुलरली इफ और वेदर के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि कब इफ का प्रयोग होता है, कब वेदर का और कब दैट का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सही विकल्प है बी, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। यहां पर सही विकल्प है कम्स। कारण, मैंने आपको वेदर जब कंजंक्शन समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि वेदर के साथ आने वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म का यूज होता है। यहां पर ही मेरा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ मैं एस या ईएस का प्रयोग करूंगा। और एस का प्रयोग कब, ईएस का प्रयोग कब, ये बात आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। तो यहां पर वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। कई बार लगता है कि जैसे दूसरा सेंटेंस मेरा है आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो यहां पर भी विल का प्रयोग होना चाहिए। चाहे वो आए या ना आए, मैं जाऊंगा। वेदर ही विल कम और नॉट आई विल गो, पर ये गलत है। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। भले ही सेकंड सेंटेंस फ्यूचर में, लेकिन वेदर के साथ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको वेदर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप व्हाट्सएप करिए IFWHETHER और भेज दीजिए नंबर पे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये वीडियो लेक्चर भेज देंगे, या फिर आप इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक के बाद एक देख सकें और समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 14 सही विकल्प है ए, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। कई बार लगता है कि एन होना चाहिए। कारण, कई लोग समझते हैं कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है जिसकी शुरुआत यू से हुई। यू तो एक वोवल है, एक स्वर है, तो फिर ए नहीं बल्कि एन होना चाहिए। बिल्कुल गलत। कारण, हमने आर्टिकल्स में आपको ये बताया था, मैंने आपको ये समझाया था कि बात वोवल या कॉन्सोनेंट की नहीं है, बात वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड की है। यूनिवर्सिटी में देखिए कौन सा साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी, य का साउंड, और य एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये बात मैंने आपको आर्टिकल्स में समझाई थी। अगर आपको क्लियर ना हो आप व्हाट्सएप करिए ARTICLE और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इसका वीडियो लेक्चर भेज देंगे। तो सही विकल्प है ए, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 15 सही विकल्प है ए, ही इज एन एमिग्रेंट इन इंडिया। एमिग्रेंट इन इंडिया। सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने आपको ये बताया था कि एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या फर्क होता है। देखिए, एमिग्रेंट का मतलब है प्रवासी। ही इज एन एमिग्रेंट इन इंडिया। कोई व्यक्ति फॉरेनर है, बाहर का व्यक्ति है, वो इंडिया में आकर के बस गया, तो वो यहां पर क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट। और कोई व्यक्ति जो इंडिया से है और वो फॉरेन कंट्री में, किसी कंट्री में वो सेटल्ड है, बस गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो इमिग्रेंट कहलाएगा। कहां से, इंडिया से। देखिए, ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया। तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में फर्क होता है। अक्सर हम ये फर्क नहीं जानते। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इस फर्क को समझ पा रहे हैं। ऐसे कई वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। आप englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक का सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस और कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स एक्सरसाइजेस की जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। इस तरह के कई वर्ड्स आपको वहां पर मिलेंगे और आप समझ पाएंगे कि वर्ड्स लगते एक जैसे हैं लेकिन उनके मीनिंग, उनका सेंस बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको एक वर्ड दिया था जिसमें मैंने आपको ये पूछा था कि इसका सही उच्चारण क्या है। तो सही उच्चारण है डी, इंडाइट। इसमें सी साइलेंट है
और आई को आई प्रोनाउंस किया जाता है इंडाइट। कई बार मिस्टेक करते हैं लोग, इसे इंडिक्ट कहते हैं, यह है इंडाइट। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने मैंने वर्ड दिया THE स्पेस END और इसे बोलेंगे दी एंड। आपने नोट किया होगा कई बार मूवीज के आखिर में दी एंड, हम अक्सर ऐसा कहते हैं दी एंड, हम द को दी कहते हैं। क्यों कहते हैं दी? ये बात मैंने आपको आर्टिकल में बताई थी कि जब भी किसी शब्द की, जब भी किसी वर्ड की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी वोवल साउंड से हो, तो उससे पहले यदि द आए तो उसे द नहीं बल्कि दी प्रोनाउंस करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सही विकल्प है सी, ADDRESS। इसे एड्रेस भी कहते हैं और एड्रेस भी कहा जाता है। कब कहते हैं? देखिए, एड्रेस कहते हैं एज अ नाउन, एड्रेस कहते हैं एज अ वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एज अ नाउन भी यूज किए जाते हैं और एज अ वर्ब भी यूज किए जाते हैं, यानी संज्ञा की तरह भी और क्रिया की तरह भी। संज्ञा की तरह यूज करेंगे तो एड्रेस, जिसका मतलब है पता, और क्रिया की तरह यूज करेंगे तो एड्रेस, जिसका मतलब है संबोधित करना। यह बात आपको मैंने नाउन के वीडियो लेक्चर में समझाई थी। तो सही विकल्प है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैंने आपसे पूछा था नीचे दिए गए वाक्य में CLOSE का उच्चारण क्या है। देखिए, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, यहां पर सही उच्चारण है क्लोज। क्लोज मतलब होता है करीबी, नजदीकी, खास दोस्त, खास। और क्लोज, जो दूसरा विकल्प मैंने आपको दिया था ना, क्लोज, क्लोज मतलब तो होता है बंद करना। जैसे हम कहते हैं ना, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो। तो क्लोज अलग चीज है, क्लोज अलग। स्पेलिंग सेम है, लेकिन उनको प्रोनाउंस करने का तरीका, उनके उच्चारण का तरीका भिन्न है, डिफरेंट है। यह बात आपको कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स एक्सरसाइज में भी बताई गई है। और अब आपके सामने है आखिरी क्वेश्चन, जो कि है PRONUNCIATION का सही उच्चारण। क्या है सही उच्चारण? तो सही विकल्प है ए, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। कई लोग गलती करते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यह अक्सर एक मिस्टेक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए और आगे हमेशा जब भी आप कॉन्वर्सेशंस करें, जब भी आप कहीं इस बारे में बात करें, तो प्रोनाउंसिएशन कहिए, प्रोनाउंसिएशन नहीं।